अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, और जब बॉडी सर्कल में मूव करेगा तो लाजमी तौर पे उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। हम चाहते ये हैं कि जो प्रोजेक्शन है ऑन टू द वर्टिकल डायमीटर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर इसको कंप्लीट कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत बनती है कि बॉडी अगर पॉइंट P पर मूव कर रहा है ऑन टू ए सर्कुलर पाथ विद एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उस सूरत में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AP इन दी टूवर्ड्स द सेंटर, यानी पॉइंट O की तरफ उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, डायरेक्शन होगी। अब पॉइंट N ये इसका प्रोजेक्शन है। अब अगर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट देखें तो हमारे पास फिर वही कंपोनेंट इसी तरीके से होंगे। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा ही होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, अगर इसको एक्सेलरेशन की ट्रायंगल देखें तो एक्सेलरेशन के लिए ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और हम चाहते हैं पॉइंट A का एक्सेलरेशन मालूम करना जो कि इस वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और बॉडी जब इस तरीके से मूव करते हुए जब इस तरफ आएगी तो उस वक्त भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही होगा, और कंपोनेंट का एक्सेलरेशन भी, प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन भी सेंटर की जानिब रहेगा। आप अगर इसको यहाँ भी देख लें तो एक्सेलरेशन, चूँकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा उसका एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ ही होगा। हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स दी सेंटर, तो ये हमेशा सेंटर की तरफ ही है। ये ज़रा मैं रश कम कर लूँ इससे। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन चूँकि सेंटर की तरफ ही रहता है तो मैथमेटिकली इसको जाहिर करने के लिए हम नेगेटिव साइन का सहारा लेते हैं। तो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस डायग्राम A ओवर A इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, AP इसके लिए हाइपोटेन्यूज होगा। A ओवर AP इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन ओमेगा t के बराबर आएगा। वी कैन से दैट A इज इक्वल टू AP साइन थीटा। ये AP सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। हमने 5वें चैप्टर के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव किया था। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए अगर हम बात करें तो v² ओवर r भी कहा था, और ओमेगा की सूरत में ये r ओमेगा स्क्वायर के बराबर था। हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये रिलेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा r की जगह हम x0 पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होगा, और इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन लगाने की रीज़न कि ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ही रहता है, तो इसलिए हम A की वैल्यू यानी पॉइंट N के एक्सेलरेशन की वैल्यू -x0 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। और फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन x ओवर x0 is equal to sin theta. So putting the value A is equal to minus x0 omega square into x over x0 आ जाएगा। It means A will become minus omega square into x। ये एक्सप्रेशन हमारे पास पॉइंट N का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर गौर करें, हमने शुरू से कहा कि ओमेगा इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट हो तो वी कैन से दैट A इज प्रोपोर्शनल टू -x। दिस कंडीशन शोज दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन दिस डायमीटर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये मोशन हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये दोनों एक ही तरह की मोशन या सिमिलर मोशंस होंगी, या इनका बिहेवियर एक जैसा ही होगा। बात कर रहे थे सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की,
और उसके अंदर हमने ये देखा था कि सर्कुलर मोशन में डायमीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन बनता है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसमें हमने कुछ चीज़ें डिटरमिन की थी, वो उसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कहा था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से था। आवाज़ नहीं। अब x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया था। और v के लिए हमने क्या किया था, v हमारे पास v नॉट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया था, और a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर लिखा था। अब बात हम कर रहे थे सर्कुलर मोशन के दौरान प्रोजेक्शन के मोशन की। मतलब ये कि बॉडी इस तरह सर्कल में मूव कर रहा हो तो ये उसके एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस है। अगर हम पॉइंट P यहाँ पे है तो उस सूरत में इसका जो प्रोजेक्शन, इसको हमने n से डिनोट किया था, n यहाँ पे है, तो इस n की पोजीशन को हम इस ओमेगा टी से बयान कर रहे हैं। ये था हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। गौर करें यहाँ पे कि जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है तो n की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि x नॉट तो कांस्टेंट है ना। इट मीन्स कि थीटा की मदद से हम x को यानी उसकी पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर ये यहाँ पर भी होता P पॉइंट इस जगह पे, तो प्रोजेक्शन तो फिर भी यहाँ पर बनता। फ़र्क क्या होता, पोजीशन तो फिर भी वही होती, यानी एंगल अगर ये भी बन जाता पोजीशन तब भी वही होती। लेकिन होता क्या कि जब ये यहाँ पे है तो इस वक्त ये ऊपर की तरफ जा रहा है डायरेक्शन। जब ये पॉइंट P यहाँ पे है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब एंगल ये बन गया तो ये असल में क्या हो रहा है, अब नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये इस तरह मूव कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट n का पॉइंट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो एंगल चेंज होने के बावजूद पोजीशन सेम हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन उस वक्त डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल को अगर हम ये कह दें कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो पार्टिकल पॉइंट n की पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को डिटरमिन करता है, तो गलत नहीं होगा। और वो एंगल विच डिस्क्राइब्स द लोकेशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी हम उसको स्टेट ऑफ मोशन भी कह सकते हैं ना। स्टेट को रिप्रेजेंट करें तो दैट पैरामीटर इज कॉल्ड फेज। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा असल में फेज कहलाएगा, क्योंकि फेज की मदद से आपको पता है कि जब एंगल 60 डिग्री होगा तो पॉइंट n यहाँ पे अगर सपोज करें, अब एंगल जब उसमें 60 के अंदर 120 डिग्री होगा तो ये फिर यहीं पे होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू भी वही है, साइन 120 की वैल्यू भी सेम है। तो इसका मतलब पोजीशन तो पता चल जाएगी, लेकिन उसके साथ 60 डिग्री होने का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, 120 डिग्री उस वक्त नीचे की तरफ होगा। यानी वो आपस में अगर दो मुख्तलिफ पॉइंट होते तो वो इस तरह मिल रहे होते आपस में, यानी एक ऊपर की तरफ चला जाता है, एक नीचे की तरफ चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज द एंगल which describes the location as well as direction of motion of the particle executing simple harmonic motion। कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। हमने पिछले आर्टिकल में साबित किया था इज इक्वल टू माइनस एक्स, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाले पार्टिकल की पोजीशन को
और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कब वो ऊपर की तरफ जा रहा है और कब वो नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, अब ज़रूरी तो नहीं होता कि हम हर दफ़ा यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तो हम हर दफ़ा यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी असल में थीटा के बराबर बन रहा है। लेकिन अब हम एक और केस लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हैं थोड़ा सा। हम कहते हैं कि पार्टिकल यहाँ नहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि इनिशियल पोजीशन उसकी क्या है कि हम इसको कह देते हैं कि शुरू में ये यहाँ पे है, यानी इसकी स्टार्टिंग पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वो यहाँ पे है। उस वक़्त ये एंगल फाई बन रहा है यहाँ पे। टाइम t के बाद जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी वो यहाँ पे पहुँच गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास थीटा ये इतना यहाँ से A B और C, B पर वो इनिशियली मौजूद है, C पर वो टाइम t के बाद पहुँचा। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो जो एंगल बनेगा यहाँ तक वो ओमेगा t बनेगा। इट मीन्स कि अब इसकी जो पोजीशन होगी वो ओमेगा t से तो डिटरमिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि अब एंगल टोटल कितना बन रहा है ये ऐसे ही ना। तो थीटा यहाँ पे फिर कितना होना चाहिए, फाई प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस फाई कर सकते हैं आप, यही होगा। अब थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस ओमेगा टी ये टोटल एंगल होगा। तो x को जब आप लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, मैं इसको ओमेगा टी प्लस फाई जो आम तौर पे लिखा जाता है इस तरीके से लिख देता हूँ, ओमेगा टी प्लस फाई लिख देंगे। तो यहाँ पे जो फेज होगा वो किसके बराबर होगा फिर, ओमेगा टी नहीं रहा बल्कि ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। तो फेज ऑफ द मोशन इज ओमेगा टी प्लस फाई, और एट टी इज इक्वल टू 0 तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई है, विल बी इक्वल टू फाई एट टी इज इक्वल टू 0। जब t 0 होगा तो थीटा फाई के बराबर होगा। अगर t को 0 कर दें इसमें तो थीटा फाई के बराबर हो गया ना, यानी पार्टिकल कहाँ पे होगा, b पॉइंट पर। स्टार्टिंग पोजीशन तो ये है, तो इसलिए हम इसको इनिशियल फेज एंगल का नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, इब्तदाई फेज एंगल। यानी अब वो स्टार्ट मीन पोजीशन से नहीं हो रहा, यानी जब ये पॉइंट बी पर होगा तो पॉइंट एन भी तो यहाँ पे होगा ना। इसका मतलब जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सेंट्रल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। और इसका मतलब वो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू होगा ना। अब उसकी एक ऑसिलेशन कहाँ कंप्लीट होगी, यहाँ से शुरू किया था, अगर यहाँ तक जाएगा फिर वापस यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ पे आगे उसकी ऑसिलेशन एक कंप्लीट होगी, राइट। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इनिशियल फेज एंगल होगा, तो ये टोटल फेज एंगल बन जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। अब एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि अगर हमारे पास जो मोशन है वो स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ की बजाय यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी बॉडी पहले ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, तो उस वक़्त फाई की वैल्यू कितनी होगी, यानी वो 90 हो जाएगी। जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो उस सूरत में वो इनिशियली 90 पे होगा ना। चलें, दायरा तो मुझे बनाना आता है, मैं दोबारा बना देता हूँ कि वो स्टार्ट ही यहाँ से ले रहा है। अब अगर वो स्टार्ट यहाँ से लेगा तो उसका मतलब ये है कि टाइम t के बाद वो यहाँ पे पहुँचा तो ओमेगा t तो ये बना, ये 90 डिग्री फाई के बराबर हो गया। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास इनिशियल फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री बन जाएगा। इट मीन्स कि पॉइंट एन पहले अपनी टॉप पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे है,
जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा ये मीन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में इनिशियल फेज एंगल 90 होगा। तो अब x की वैल्यू अगर देखें, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री हो जाएगा ना। और ये साइन a प्लस बी या साइन अल्फा प्लस बीटा जो भी आप कहते हो उसको आप हल करें तो ये कॉस ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है? साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा के साथ साइन 90 आएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा। साइन अल्फा के साथ कॉस 90 आएगा वो 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे, तो ये सिर्फ कॉस ओमेगा टी बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सूरत में अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हो तो इस फार्मूले की बजाय ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए। यानी अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ गई कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट एंड यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उस सूरत में ये फार्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से वो नीचे आना शुरू हुआ फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फार्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। क्योंकि दोनों में फ़र्क याद रखने का तरीका क्या है कि एक्सट्रीम मैक्सिमम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो ये हिस्सा मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। और टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये ओमेगा टी 0 हो जाएगा ना, तो cos 0 1 होता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी एक्स नॉट के बराबर, यानी मैक्सिमम उसी वक्त होगा जब यहाँ पे कॉस आएगा। लेकिन इस सूरत में जब वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए ना, 0 होना चाहिए। और साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो t इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन 0 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये तो हो गया हमारे पास केस कि जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा। इसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है कि जब ना तो वो 90 हो, यानी ना तो वो एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा हो, यानी आपने सिंपल पेंडुलम को पकड़ा, एक्सट्रीम से छोड़ा, तो उसका इनिशियल फेज एंगल होगा 90 डिग्री। जब वो मूव करना शुरू हो गया, अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने उस वक्त नोट करना शुरू नहीं किया, आपने स्टार्ट किया जब वो मीन पोजीशन से गुजर रहा था, तो उस वक्त ये से सूरत हाल हो जाएगी। पहली सूरत में जब आपने वहीं से नोट करना शुरू कर दिया ये सूरत हाल होगी। लेकिन दरमियान से कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं ना, कि वो यहाँ से जा रहा था, ये उसकी मेन पोजीशन थी, तो आपने यहाँ से शुरू कर दिया, तो उस सूरत में आप उसको इनिशियल फेज एंगल को फाई से डिनोट कर रहे हैं। समझ आ गई? तो दिस इज दी फेज एंगल which determine where is the particle executing simple harmonic motion and in which direction it is moving। यानी उसकी स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फेज एंगल की ज़रूरत पेश आती है। आर्टिकल कंप्लीट हो गया मेरा ख्याल, इसके बाद अगला हिस्सा शुरू हो जाता है ना। जी बेटे, पहले यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली है तो पूछ लें जी। जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर डेफिनेटली चेंज होगा। अब ये देखें, एग्जांपल के तौर पे आप ले लेते हैं कि बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर ऊपर से लाइट पड़ रही हो तो इस तरह मूव करें, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा? बॉडी तो सर्कल में मूव करेगा, लेकिन जो फर्श के ऊपर निशान बन रहा होगा वो इस तरह बन रहा होगा। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास, आपने इस एक्सिस की बजाय इस एक्सिस पर ले लेते हैं, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे जब पार्टिकल है तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ये बनेगा। अब प्रोजेक्शन अगर ये बनेगा, ये थीटा है, तो लाजमी तौर पे ये एक्स निकालने के लिए एक्स नॉट, ये एक्स नॉट है, कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो वो फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, वो साइन की बजाय वैसे ही कॉस आ जाएगा, और अल्टीमेटली ये भी उससे उलट जाएगा, ये कॉस की बजाय साइन हो जाएगा। बात वही है।
ओके जी, ये तो थी हमारे पास डस्टर। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली?